हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधा गुप्ता, एसकेवी मैगजीन रोड से आपकी एसएसटी की टीचर। के साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 44। यह कार्यपत्रक 15 अक्टूबर 2020 के लिए है। आज हम सामाजिक विज्ञान इतिहास का पाठ 3 पढ़ने जा रहे हैं। नाजीवाद और हिटलर का उदय भाग 2। भाग 1 हम पिछले कार्यपत्रक में पढ़ चुके हैं। आज हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में हमने जाना था कि जर्मनी ने किस तरीके से ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ किया था, जो कि 1914 से 1918 तक चला और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी बुरी तरीके से हार गया था। जर्मनी के हारने के बाद सभी मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को इस युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया और जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ जर्मनी की बहुत सारे खनिज संपन्न प्रदेश को छीन लिए गए। जर्मनी के साथ वार्साराय शांति संधि की गई और इस शांति संधि के नाम पर उन पर जबरदस्ती बहुत सारी शर्तें थोपी गई, जिसे अपमानजनक भी समझा जाने लगा, क्योंकि इस शर्तों में कुछ ऐसी चीजें थीं जिससे कि जर्मनी का राष्ट्रीय गौरव कहीं ना कहीं समाप्त होने लगा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। पिछले कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने से आज का कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी। युद्ध का हर्जाना वाइमर गणराज्य पर थोपने से, अब हमने पढ़ा था कि युद्ध के लिए जुर्माना लगाया गया जर्मनी पे 6 अरब पाउंड का। तो युद्ध का हर्जाना, ये उसी 6 अरब पाउंड की बात हो रही है। युद्ध का हर्जाना वाइमर गणराज्य पर थोपने से जर्मनी के लोगों में पराजय का अपराध बोध था। यानी कि जैसे आप जानबूझ के अगर किसी से लड़ाई करते हैं और आप उस लड़ाई में हार जाते हैं तो आपको बार बार टिंच किया जाता है कि आपने युद्ध किया और आपके कारण ये युद्ध हार गए। तो वहां के जो नागरिक थे उनके अंदर भी पराजय का अपराध बोध आ गया था। राष्ट्रीय अपमान मतलब पूरे देश का अपमान हो गया था। तो राष्ट्रीय अपमान के साथ हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। आर्थिक स्तर पर मतलब पहले ही आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। युद्ध के समय आपको पता है किसी भी देश में जब युद्ध होता है तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, सिपाहियों पे, गन्स पे बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो इस तरीके से युद्ध के दौरान ही बहुत खर्चा हो चुका था और युद्ध समाप्त होने के बाद, युद्ध में हार होने के बाद 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। इस वजह से जर्मनी जो था वो आर्थिक स्तर पर अपंग हो गया, यानी कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई जर्मनी की। वाइमर गणराज्य के हिमातियों को नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया जाने लगा। यानी कि वाइमर क्या था? वाइमर जर्मनी की एक जगह थी, एक स्थान था और वहां पर गणराज्य मतलब आप कह सकते हो लोकतांत्रिक संविधान शुरू हो चुका था। तो जब देश युद्ध के बाद जब जो देश की स्थिति थी वहां पर वाइमर गणराज्य शुरू हुआ, यानी कि लोकतांत्रिक संविधान शुरू हुआ। परंतु उसके बाद वहां पर क्या हुआ कि देश के लोगों को मजाक उड़ाया जाता था, वहां पर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया जाता था नवंबर के अपराधी कहकर। इस मनोदशा होती है मन की दशा, यानी कि आपके मन की कैसी दशा है। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। ठीक है, गहरा असर पड़ा। तो ये जो स्थिति बन गई थी इसके कारण लोगों के ऊपर बहुत राजनीतिक घटनाक्रम पर बहुत गहरा असर पड़ा। आगे देखते हैं। अब समाज में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। जो सिपाही थे उनको ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा, क्योंकि देश की जब स्थिति खराब होती है, युद्ध की स्थिति आती है, तो सिपाही देश में काम आते हैं। इसलिए अब क्या हुआ कि देश में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक को इस बात, जो राजनेता और प्रचारक थे, प्रचारक मतलब जो एडवर्टाइज करते हैं, ये जैसे राजनेता होते हैं ना अपना प्रचार करते हैं, तो प्रचारक भी यहाँ पे वही लोग थे, राजनेता की तरह ही होते हैं वो लोग भी। तो राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना, ये 3 गुण ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है, कि पुरुषों को आक्रामक,
ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। तो जो राजनेता और प्रचारक थे उन्होंने क्या बोला कि जो पुरुष हैं सभी पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए, यानी कि बुद्धिमान होना चाहिए, उनके अंदर ताकत होनी चाहिए, इस तरह के लोग होने चाहिए। ठीक है, आगे, सार्वजनिक जीवन में आक्रामक, फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा के सामने बाकी सारी चीजें कम महत्व की हो गई। यानी कि सबसे ज्यादा महत्व किसको देने लगे वो लोग, फिर राष्ट्रीय सम्मान को देने लगे। यानी कि देश का सम्मान सर्वोपरि है, सबसे पहले देश का सम्मान, उसके बाद देश की बाकी सारी चीजें। तो क्योंकि उनके देश का बहुत ज्यादा अपमान हो गया था, सभी राष्ट्रों के बीच में उनके देश के साथ अपमानजनक शर्तें रखी गई थी, पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया गया था, तो देश को समझ में आ गया था कि देश का सम्मान सर्वोपरि होता है। आगे देखते हैं, नए राजनीतिक विचारों का उदय। जर्मनी में भी रूसी क्रांति से प्रेरित, जैसे रूस में हमने पिछली क्रांति में पढ़ा था रूस की क्रांति, तो रूसी क्रांति से प्रेरित होकर बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई। ठीक है, वहां पे हमने रूसी क्रांति में पढ़ा था ना, मजदूर वर्ग और किसान वर्ग मिलके अपनी ग्रुप बनाते हैं और आंदोलन करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ कि मजदूर और सोवियतों ने अपनी मजदूर और नाविकों ने मिलकर अपनी सोवियतें बनाई। इसके बाद समाजवादी डेमोक्रेट्स, यानी जो डेमोक्रेटी को फॉलो करते थे, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रयास किए। यानी कि इन सभी समाजवादी, डेमोक्रेटिक और कैथोलिक गुट जो थे, इन लोगों ने राजनीतिक परिवर्तन करने के प्रयास किए, देश में कई सारे राजनीतिक परिवर्तन करने के प्रयास किए। चलिए आगे देख लेते हैं। स्मार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। अब क्या हुआ कि यहाँ पे भी कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली गई, यानी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई। इसके बाद कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। अब क्या हुआ कि समाजवादी जो थे और साम्यवादी जो थे यानी कम्युनिस्ट, दोनों के बीच में आपस में ही क्या हो गई, दुश्मनी हो गई। साम्यवादी और समाजवादी के बीच में आपस में ही दुश्मनी हो गई। हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। मतलब आपस में ही जब इनमें मतभेद हो गए तो ये हिटलर के खिलाफ साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाजें उठाने लगे। यानी कि दोनों ही खेमे जो थे, यानी एक साम्यवादी और एक समाजवादी, दोनों ही कैसे हो गए, तो ये एक क्रांतिकारी थे, एक उग्र राष्ट्रवादी थे, दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज उठाने लगे कि मतलब कोई ऐसा समाधान होना चाहिए जिससे सबका बेनिफिट हो और सबको सेटिस्फेक्शन मिले। तो इस तरह की चीजें शुरू हो गई। चलिए देख लेते हैं आगे, आर्थिक संकट। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध लड़ तो लिया था जर्मनी ने, लेकिन कैसे? प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी ने मोटे तौर पर क्या किया था, कर्ज लेके लड़ा था। और युद्ध के बाद उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना करना पड़ा। यहाँ स्वर्ण मुद्रा का मतलब है कि उनको बहुत सारा 6 अरब पाउंड का जुर्माना भरना पड़ा। ठीक है, तो स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण मतलब होता है सोने की मुद्रा, यानी कि सोने के सिक्के जो होते हैं, तो स्वर्ण मुद्रा का मतलब बहुत भारी मात्रा में उनको हर्जाना भरना पड़ा युद्ध के लिए। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए। अब ये दोहरा बोझ कौन सा था? दोहरा बोझ था, पहला तो विश्व युद्ध का जो बोझ था, बहुत ज्यादा खर्चे हो गए थे, और फिर अब ये जुर्माना लगा दिया गया। तो इस दोहरे बोझ से जर्मनी के जो स्वर्ण भंडार थे वो खाली होने लगे। अब स्वर्ण भंडार क्या होते हैं? हर एक देश में स्वर्ण भंडार होते हैं। किसी भी देश के अंदर जितना सोना होता है उतनी ही कीमत के रुपए छापे जा सकते हैं, उससे ज्यादा रुपए नहीं छापे जा सकते हैं। तो यहाँ के क्या हो गए, स्वर्ण भंडार खाली होने लगे।
आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज चुकाने यानी हर्जाना देने से मना कर दिया। जर्मनी की आर्थिक स्थिति इतनी खराब होने लगी कि 1923 में उन्होंने हर्जाना देने से मना कर दिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि आर्थिक मुद्रा मार्क मूल्य तेजी से गिरने लगा। यानी कि क्या क्या मैंने अभी आपको बताया कि जितना किसी भी देश में सोना होगा उतनी ही कीमत के रुपए छापे जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं छापे जा सकते। यदि आप उससे ज्यादा छापेंगे तो देश के अंदर मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाती है। अब आप सोचेंगे मुद्रास्फीति क्या होती है, तो मुद्रास्फीति जो है वो आप आगे आने वाली क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। यदि आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आप सीनियर क्लासेस में इकोनॉमिक्स लेंगे तो ये वहां पर डिटेल में जानेंगे। अभी आप बस इतना जान लीजिए कि मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति होती है कि किसी भी देश में जितना सोना होता है उससे अधिक यदि नोट छाप दिए, उसकी कीमत से अधिक यदि नोट छाप दिया जाए तो क्या होगा, पैसा ज्यादा बढ़ जाएगा समाज में। ठीक है, पैसा ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा, वो लोन ज्यादा देंगे, तो जनता के पास, नागरिकों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा। ज्यादा पैसा आ जाएगा तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगी, यानी सामान खरीदने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो हर इंसान जो पहले जो चीज नहीं खरीद सकता था अब वो खरीद सकते हैं। ठीक है, तो परचेजिंग पावर बढ़ने से क्या होगा, चीज़ों की कीमतें बढ़ने लग जाती हैं, क्योंकि जैसे जो चीज़ पहले 10,000 की थी और उसको देश के 10% लोग खरीद पाते थे, अब उसको 20% लोग या 30% या 40% लोग खरीद सकते हैं। तो वो चीज़ कम होने लगेगी तो क्या होगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो ऐसी मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है, देश में पैसा अधिक हो जाता है, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है और वस्तुओं का मूल्य अत्यधिक बढ़ने लगता है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगता है और देश की स्थिति बहुत खराब होने लगती है। तो यही स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई क्योंकि सरकार ने बहुत अधिक मूल्य की मुद्राएं छाप दी और जो रुपए की कीमत होती, मतलब आपके देश का जो मुद्रा है उसकी जो कीमत है उसकी कीमत अपने आप गिरने लग जाती है। तो यही स्थिति जर्मन में पैदा हो चुकी थी। 1923 तक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे, यानी कि एक डॉलर में खरबों मार्क, मतलब आप ये कह सकते हो कि जो कीमत थी उनके मुद्रा की वो भी गिरने लगी। जैसे जैसे मार्क की कीमतें गिरती गई जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी, यानी कि जो वस्तुएं थी, जो सामान था, उनकी कीमतें भी आसमान छूने लगी। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। तो मैंने अभी आपको समझा दिया कि मुद्रास्फीति क्या होती है, तो उस पर बेस्ड क्योंकि यहाँ पर अति मुद्रास्फीति की स्थिति आ गई थी। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिका सरकार ने हस्तक्षेप किया, यानी कि अमेरिका सरकार जो थी वो सामने आई और उसने इसमें हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डाफ्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जानों की शर्तों को दोबारा तय किया गया, यानी जो हर्जाना की शर्तें थी उसको बदला गया ताकि जर्मनी आसानी से हर्जाना चुका सके। जर्मनी में आर्थिक सुधार तथा अमेरिका के लिए कर्जों पर आश्रित है, यानी कि जर्मनी जो था अपनी आर्थिक सुधार को करने के लिए अमेरिका पर आश्रित हो गया। जब 1929 में अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी शेयर बाजार धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही ये मदद भी रातों रात बंद हो गई, यानी कि जर्मनी को जो मदद मिल रही थी, जो कर्जा मिल रहा था अमेरिका से, वो भी समाप्त हो गया, अचानक से बंद हो गया। 1929 से 1932 की इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा, यानी कि सबसे ज्यादा इसका जो प्रभाव था वो जर्मन की अर्थव्यवस्था पे पड़ा। बेरोजगारी, अपराध, चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था, यानी कि चारों तरफ लोग जो थे बहुत हताश हो चुके थे, बेरोजगार थे, पैसा नहीं था, इसलिए अपराध बढ़ने लगा था। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी, यानी कि जो लोकतांत्रिक संसद बनी थी वो क्या कर रही थी, जनता की, नागरिकों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही थी, इसलिए जनता का जो विश्वास था उनके संसद पर वो खत्म होने लगा। पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्वहीनता का माहौल पैदा हो गया, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता आ गई, लोगों का अब जो था वो विश्वास खत्म होने लगा उनकी सरकार के ऊपर से, और ऐसी स्थिति आ गई जब किसी का किसी पर भी विश्वास नहीं था और समाज में उथल पुथल पैदा होने लगी।
आगे देखते हैं आज के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन से। नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी पर क्या आर्थिक प्रभाव हुए। नंबर 2, वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियां थी। नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों के क्या कारण थे। प्रश्न नंबर 4, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस तरह के सामाजिक विचारों को प्रमुखता दी जाने लगी। और अंतिम प्रश्न है, यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित रूप से लाखों रुपए छापती रहे तो उसके क्या परिणाम होंगे। तो ये है हमारे आज के सभी प्रश्न और अब हम सॉल्व करते हैं इनके उत्तर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आजकल सभी वर्कशीट्स में नीचे आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कोविड के लिए कि सभी लोगों को डेली हैंड वॉश करते रहना है, टाइम टाइम पर हैंड वॉश करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और मास्क पहनना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नीचे बॉक्स में, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो आपको क्या करना है कि मास्क जब भी आप घर से बाहर जाते हैं या घर में आप सुरक्षित मतलब अगर आपको लगता है कि बाहर से लोग आए हैं आपके घर में तो आपको मास्क पहन के रखना है। हर 1 से 1.5 घंटे बाद अपना हैंड वॉश करना है और बहुत अच्छे से हैंड वॉश करना है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। हमारी सुरक्षा हमारे स्वयं के हाथ में है, इसलिए अपनी सुरक्षा करना अति आवश्यक है। तो हमारा आज का प्रथम प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी पर क्या आर्थिक प्रभाव हुए। उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी की आर्थिक स्थिति। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति कैसी थी। नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। अभी हमने पढ़ा है। जर्मनी के खनिज संपन्न संसाधन छीन लिए जाने से आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके खनिज संसाधन, जैसे कि मैंने आपको पिछले वर्कशीट में पढ़ाया था कि लौ के जो भंडार थे, उनके कोयला भंडार थे, ये सारे उनसे छीन लिए गए थे, तो इससे उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। नंबर 3, जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग खाली हो गए थे, यानी कि देश में जो सोने के भंडार होते हैं वो भी खाली होने लगे थे ये जुर्माना चुकाते चुकाते। देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न, वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियां थी। उत्तर है वाइमर गणराज्य के सामने निम्नलिखित चुनौतियां थी। नंबर 1, देश के सम्मान को पुनः स्थापित करना। उनके देश का सम्मान इस तरीके से मतलब सम्मान को इस तरीके से ठेस पहुंचाई गई थी कि अब उनके देश का सबसे पहला जो उद्देश्य था वो यही था कि देश के सम्मान को पुनः स्थापित करना। नंबर 2, देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उसमें सुधार करना आवश्यक हो गया था। देश में स्थिरता लाना। देश की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वहां पर अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गई थी, इसलिए स्थिरता लाना आवश्यक हो गया था। नंबर 4, नागरिकों के विश्वास को जीतना तथा पुनः सम्मान को स्थापित करना। तो बात करते हैं आज के हमारे तीसरे प्रश्न की, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों के क्या कारण थे। उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों का मुख्य कारण। नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध में हार। नंबर 2, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बेरोजगारी तथा मूल्य में वृद्धि। नंबर 3, वाइमर गणराज्य का अलोकप्रिय होना। लोग वाइमर गणराज्य को पसंद नहीं कर रहे थे क्योंकि वो उनकी स्थिति में सुधार नहीं कर पा रहा था। वार्साराय की अपमानजनक शांति संधि तो आपको पता ही है, कुछ इस तरह के नियम उसमें बनाए गए थे, जबरदस्ती थोपे गए थे जिससे कि जर्मनी का एक तरीके से अपमान किया गया था। और अंतिम पॉइंट है नागरिकों में अविश्वास तथा समाज में अस्थिरता का जन्म होना। तो नागरिकों में अविश्वास की स्थिति हो गई थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी समस्या को कौन हल करेगा, साथ में समाज में अस्थिरता हो गया था। बात करते हैं आज के हमारे चौथे प्रश्न की, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस तरह के सामाजिक विचारों को प्रमुखता दी जाने लगी। तो इसका उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में निम्न तरह के सामाजिक विचारों को प्रमुखता दी जाने लगी। नंबर 1, पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। तो देश में ये स्थिति पैदा हो गई थी कि लोगों का मानना हो गया था जितने भी है कि पुरुषों का आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। नंबर 2, सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले अधिक सम्मान दिया जाने लगा। नंबर 3, राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा को अधिक महत्व दिया जाने लगा। बात करते हैं हमारे आज के पांचवें प्रश्न की, यदि कोई सरकार
यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित लाखों रुपए छापती रहे तो उसके क्या परिणाम होंगे? उत्तर है, यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित लाखों रुपए छापती रहे तो मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाएगी, जिससे वस्तुओं का मूल्य अत्यधिक बढ़ने लगेगा और समाज में अस्थिरता आ जाएगी। और मुद्रास्फीति क्या होती है ये मैंने आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट में बताया है, आपकी वर्कशीट में बताया है। ठीक है।